हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज हम उससे जो भी हमारे अभी टॉपिक्स हुए हैं उनसे आगे के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे और उन्हीं में एक टॉपिक छूट गया था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज हम पहले उसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे और उससे आगे के कुछ टॉपिक्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका साझेदारों के पूंजी खाते। फर्म के पूंजी खाते स्थायी पूंजी विधि और परिवर्तनशील या अस्थिर पूंजी विधि में से किसी एक विधि के अनुसार रखे जा सकते हैं। नंबर 1 है आपका स्थायी पूंजी विधि। यह विधि क्या होती है समझेंगे। स्थायी पूंजी विधि से साझेदार का पूंजी खाता बनाते समय 2 खाते तैयार किए जाते हैं। नंबर 1 पूंजी खाता, नंबर 2 चालू खाता। पूंजी खाता क्या है? पूंजी खाते में साझेदार द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी और अतिरिक्त पूंजी का लेखा किया जाता है और निकाली गई पूंजी का लेखा भी किया जाता है। और चालू खाते ये नंबर 1 है। फिर ये नंबर 2 चालू खाता क्या है? चालू खाते में साझेदार व फर्म के मध्य होने वाले अन्य लेन देन जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, लाभ हानि विभाजन, साझेदार का वेतन व कमीशन आदि का लेखा किया जाता है। अब समझेंगे हम इसको। जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो किस प्रकार तैयार किया जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है ये। तो आपका बाय साइड से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस बीडी, और उसके बाद आएगा आपका बाय बैंक अकाउंट। यदि उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो इधर लिखा होगा फर्म से पैसा निकाला है तो हम टू बैंक लिखेंगे और यहाँ अमाउंट लिखेंगे, और इधर का टोटल करने के बाद और ये माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो होगा बैलेंस सीडी के नाम से। आगे जो सेकंड अकाउंट है हमारा इसका वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में कौन कौन से लेखे किए जाते हैं? इधर इसका जो बैलेंस है डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। यदि बाय बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी लिखा जाएगा। उसके बाद इसमें क्या आएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर बाय सैलरी, बाय कमीशन, और यदि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आता है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, प्रॉफिट वाला शेयर। और इधर हमारे क्या आएंगे? ये अगर किसी पार्टनर्स का बैलेंस डेबिट है तो टू बैलेंस बीडी लिखा जाता है, मतलब दोनों में से एक आएगा, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। उसके बाद टू में अगर ड्राइंग्स किए हैं, मतलब साझेदार ने आहरण किए हैं तो टू ड्राइंग्स अमाउंट इधर आएगी, और आहरण पर ब्याज है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, यहाँ इंटरेस्ट आ जाएगा। और यदि किसी साझेदार को साझेदारी फर्म में लॉस हुआ है तो लॉस का जो शेयर्स होगा जिस भी पार्टनर्स का वो इधर आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस। अब दोनों तरफ पर टोटल करते हैं। अगर हमारा क्रेडिट का ज़्यादा है तो टू बैलेंस सीडी लिखेंगे डिफरेंस को, यदि हमारा डेबिट का ज़्यादा है तो बाय बैलेंस सीडी लिखते हैं। ये हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी सेकंड जो पद्धति है वो है चल या परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग कैपिटल मेथड। इस पद्धति में साझेदार एवं फर्म के मध्य हुए समस्त व्यवहारों का लेखा साझेदार के पूंजी खाते में ही किया जाता है। मतलब क्या है सीधा सीधा कि जो हमने अभी 2 अकाउंट मेंटेन किए थे अलग अलग, पूंजी खाता और करंट अकाउंट, उन दोनों का अगर हम एक साथ जोड़ दें तो हमारा ये खाता तैयार हो जाएगा। इसमें क्या है देखो, सबसे पहले यहाँ बाय बैलेंस से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस बीडी अमाउंट आ जाएगी, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल का वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यदि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट वाला शेयर इधर आता है, बाय बैंक या कैश, यदि कोई साझेदार एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो उसकी इधर बाय साइड में ऐड होती है। और इधर क्या क्या आएगा? अगर किसी का बैलेंस डेबिट है कैपिटल का, इसमें कैपिटल का जो बैलेंस है डेबिट क्रेडिट हो सकता है फ्लक्चुएटिंग में, ये जो परिवर्तनशील है।
तो टू बैलेंस BD इधर आ जाएगा। अगर आहरण की तो टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अगर फर्म को लॉस हुआ है तो लॉस वाला शेयर इधर जाता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस, यहाँ जाएगा शेयर। अगर किसी ज़्यादा कैपिटल निकाली है तो उसके लिए टू बैंक या कैश आएगा विड्रॉ कैपिटल के लिए। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आता है हमारा क्रेडिट साइड का तो बैलेंस इधर लिखा जाएगा टू बैलेंस CD। यदि किसी साझेदार का डेबिट का ज़्यादा आता है तो इधर लिखा जाएगा बाय बैलेंस CD। आगे एक नोट लिखा हुआ है, नोट को नोट कर लेंगे आप अच्छे से। नोट, यदि प्रश्न में स्थायी अथवा परिवर्तनशील पूंजी के संबंध में कोई उल्लेख न हो तो साझेदारों के खाते परिवर्तनशील मानकर तैयार किए जाते हैं। मतलब स्थायी पूंजी के बारे में कहा गया होगा। तो इससे आगे ये टॉपिक मेरा छूट गया था बीच में जो आपको समझाना था। अब मैं आगे आपको जो इससे अगला टॉपिक है वो कराऊंगा। जो टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला था वो ये है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, साझेदार के ऋण पर ब्याज। समझते हैं इसे। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तब वह एक निश्चित ब्याज दर से ऋण पर ब्याज पाने का अधिकारी होता है और जो साझेदारी संलेख में उल्लेखित होती है। मतलब जो पहले से पार्टनरशिप डीड में हमने उसका उल्लेख किया हुआ होगा। साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होंगे और साझेदारी के ऋण जो साझेदार है साझेदारों के ऋण पर 6%, नोट कर लेंगे इसे, 6% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज दिया जाता है। और ये कहाँ आता है हमारा, यह लाभ हानि खाते में लिखा जाता है। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ये उसका एलिमेंट है। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है रेंट पेबल टू पार्टनर्स। यदि किसी साझेदार को किराया देना है, साझेदार को किराया देय होने पर इसका क्या लेखा जोखा भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का किया है। समझते हैं इसे। साझेदार के ऋण पर ब्याज की तरह साझेदार को देय किराए का लेखा किया जाता है और यह भी लाभ हानि खाते में लाभ पर प्रभार है। यह लाभ हानि खाते के डेबिट में और साझेदार के किराया खाते के क्रेडिट में होता है, लिखा जाता है। यदि स्थायी पूंजी है तब यह साझेदार के चालू खाते में लिखा जाता है। अगला टॉपिक है हमारा साझेदारों को वेतन या कमीशन। यदि किसी साझेदार को वेतन या कमीशन दिया जाता है तो उसके लिए किस तरीके से लेखा जोखा हम करेंगे। तो नंबर ए, साझेदार को वेतन। यदि कोई साझेदार व्यवसाय में सक्रिय या अधिक समय देता है तब उसे साझेदारी संलेख के अनुसार वेतन दिया जाता है। इनकी एंट्रियां मैं पीछे करा चुका हूँ आपको सारी, तो यहाँ सिर्फ हमें समझना है कि होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। बी, साझेदार को कमीशन। साझेदार को कमीशन, वेतन की भांति कमीशन भी दिया जाता है। साझेदार को एक निश्चित प्रतिशत से फर्म के शुद्ध लाभ में साझेदारों को कमीशन दिया जाता है। यह दो तरह से दिया जा सकता है। मतलब इसकी जो गणना है दो प्रकार से की जा सकती है। तो नंबर एक है कमीशन से पहले शुद्ध लाभ पर, मतलब जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से कमीशन पहले से इंक्लूड है तो उस शुद्ध लाभ पर। तो फॉर्मूला हो जाएगा कमीशन बराबर नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ अपॉन 100। मतलब जो भी शुद्ध प्रॉफिट निकल के आएगा उसका हमें सीधा सीधा परसेंटेज निकालना, वो हमारी कमीशन आ जाएगी। दूसरा, कमीशन घटाने के पश्चात शुद्ध लाभ पर कहा गया कि जो प्रॉफिट है उसमें से कमीशन घटाएंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट निकल के आएगा उस पर हमें कमीशन के रेट से जो भी हमें परसेंटेज दिया हो उस रेट से कमीशन देना। तो उसका फॉर्मूला कमीशन इक्वल नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। तो इस प्रकार हमने ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन था ये कर लिया है अभी तक। इसमें एक गारंटी वाला टॉपिक रह गया और एक पास्ट एडजस्टमेंट। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें उन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।